हे गाइस, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च। अब आप जब भी कोई चीज़ कहते हैं ना कि यार ये अच्छी है, तो आपके पास कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है। आपके पास कोई ना कोई एक सेट ऑफ थिंग्स होता है जिसमें आप कहते हैं कि यार ये सब करती है। जैसे कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को कहते हैं कि यार ये मोबाइल फ़ोन अच्छा है, तो आप कहेंगे इसका कैमरा अच्छा है, ठीक है, इसका कैमरा अच्छा है, इसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत अच्छा है, इसकी बैटरी बहुत अच्छी है एंड लुक बहुत अच्छा है। तो ये क्या है? ये सब चीज़ें आपका क्राइटेरिया है। तो आप कहते हैं यार ये मोबाइल बहुत अच्छा है, तो अगला बंदा जान जाता है कि ये इस क्राइटेरिया पे ही कह रहा होगा। लेकिन मोबाइल फ़ोन क्या है? हमारी एक पर्सनल चीज़ है। अब किसी के लिए कैमरा बहुत इम्पोर्टेंट होगा, किसी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। इससे क्या होता है कि जो हमारा क्राइटेरिया होता है ना, वो डिफरेंट होता है। लेकिन रिसर्च, जब आप रिसर्च की बात करते हैं तो ये सब्जेक्टिव चीज़ नहीं है। ये मोस्टली हर इंसान का क्राइटेरिया एक ही होगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि अगर हम कहते हैं कि यार ये रिसर्च, ये स्टडी अच्छी है, तो वो हम किस क्राइटेरिया पे देख सकते हैं कि वो अच्छी है कि नहीं है। ओके, आप किस बेस पे आप एक स्टडी को देख के बता सकते हैं कि यार ये अच्छी स्टडी है या नहीं, बस ओके स्टडी है। ठीक है, द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ के एक तो ये जब आप थीसिस करते हैं तो आपको सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना होता है। जब आप सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं तो आपको क्या चाहिए होते हैं? बहुत सारे रिसर्च पेपर। आपको देखना होता है कि कौन सा पेपर अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, एंड देन सेकेंड थिंग इज़ कि आपने जब खुद अपना पेपर लिखना है तो उसमें भी आपको देखना है, मेक श्योर करना है कि ये क्राइटेरिया आ रहा है। आपकी रिसर्च अच्छी रिसर्च कहलानी चाहिए, बुरी या जस्ट ओके ऑन एवरेज नहीं होनी चाहिए, राइट? स्पेशली फॉर दोज पीपल जो मास्टर्स में हैं। तो अभी हम क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च पढ़ रहे हैं। पर्पस क्लियरली डिफाइंड। क्या है आपका मकसद? आप ये रिसर्च क्यों कर रहे हो? दिस वाई जो है ना, ये क्लियरली डिफाइंड हो कि ये मैं रिसर्च कर रहा हूँ इसलिए। ठीक है, अगर आप कोई भी टॉपिक लेते हो, उस पर रिसर्च कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए यार मैं ये रिसर्च क्यों कर रहा हूँ, इस रिसर्च को करने का पर्पस क्या है, इस रिसर्च को करने का मकसद क्या है मेरा। ऑलराइट, जिस रिसर्च में ये क्लियरली डिफाइंड है, दैट इज अ गुड रिसर्च। Research process detailed and research design thoroughly planned. क्या है? रिसर्च प्रोसेस आपका डिटेल्ड होना चाहिए। व्हाट डज दैट मीन? कि आप जो है अपने रिसर्च में जो प्रोसेस आपने लिया है वो इस तरह से होना चाहिए कि आपके जितने भी, फॉर एग्जाम्पल आप ए पे रिसर्च कर रहे हो, वो बी से भी कनेक्टेड है, सी से भी कनेक्टेड है, डी से भी कनेक्टेड है, एफ से भी। तो आप इन चीज़ों को भी एक नज़र देखो। ऑलराइट, आप देखो और इसके बाद अपने रिसर्च प्रोसेस में उनकी भी इंक्लूजन करो। अब वो हम वेरिएबल्स के थ्रू करते हैं, लेकिन वेरिएबल्स के अलावा भी अब आपको पता है कि अभी रिसेंटली ये 10 पेपर्स जो हैं इस टॉपिक के हिसाब से बेस्ट हैं, तो आप उन सबको इंक्लूड करोगे, आप उन सबको पढ़ोगे, तो रिसर्च प्रोसेस डिटेल्ड होगा। जितना डिटेल्ड होगा उतना क्या होगा, आपसे कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी, आपने कोई चीज़ छोड़ नहीं दी होगी, किसी और रिसर्चर ने ये बात बोल दी है और अगर आपने डिटेल्ड सही तरीके से काम नहीं किया तो हो सकता है आप वो मिस कर जाओ। तो डिटेल्ड होने से क्या होगा कि आपकी रिसर्च अच्छी होगी और आपकी रिसर्च की ज़्यादा वैलिडिटी होगी, आप क्रेडिबिलिटी होगी। सही है। एंड रिसर्च डिज़ाइन थॉरली प्लान्ड। आपका रिसर्च डिज़ाइन जो है ना, वो पूरा प्लान्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ऐसा कोई भी काम आप करते हो ना, तो आपको पता है कि स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप किया फिर ये स्टेप किया फिर वो स्टेप किया। ऐसा नहीं होता कि बस जब जो दिल चाहा, जो सा स्टेप दिल चाहा कर लिया। अब हो सकता है कुछ चीज़ों में ऐसा हो भी जाए, बट रिसर्च इज़ अ वेरी
सेंसिटिव थिंग। कंसिडर इट लाइक कुकिंग। जब आप कुकिंग कर रहे हैं तो आपको पता है कि मैंने ये चीज़ पहले डालनी है, फिर मैंने बी में डालना है, फिर मैंने इसको पकने देना है, फिर मैंने इसको सी डालना है इसके अंदर। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका रिसर्च जो है, सॉरी, खाने का जो है पूरा बनाने का पूरा प्लान्ड है। ठीक है, खाना बनाने का डिज़ाइन पूरा प्लान्ड है। उसी तरह रिसर्च डिज़ाइन भी पूरा प्लान्ड, थॉरली, एक एक चीज़ कि यहाँ से ये हो रही है, यहाँ से ये हो रही है, यहाँ से रिसर्चर ये कर रहा है, वहाँ से वो कर रहा है। अब मैं आपको बता रही हूँ तो यू विल फील यार ये इतना सब कुछ है, बट यूजुअली रिसर्चर, अगर आपने एक पेपर देखेंगे तो उसमें टेबल या फिर मैप या डायग्राम बनी होती है जिसमें वो अपने स्टेप्स और अपनी रिसर्च डिज़ाइन की जो पूरी प्लानिंग होती है वो शोकेस कर रहे होते हैं। उससे आपको इजीली पता चल जाएगा। हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स अप्लाइड। किसी भी चीज़ में आपके हाई एथिकल स्टैंडर्ड होने ही चाहिए, लेकिन रिसर्च में ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने किसी और पेपर से चीज़ें ली, आपने उसको साइट नहीं किया, आपने उसका रेफरेंस नहीं दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जिस जिस इंसान से जो जो चीज़ें, जिस जिस सोर्स से जो जो चीज़ें ली हैं, वो सब आपको लिखनी है अपने रिसर्च पेपर में। आपने एथिकल स्टैंडर्ड्स की बेस्ट तरीके से उसमें एप्लीकेशन करनी है। उसके अलावा क्या होता है, जब हम इंटरव्यू और क्वेश्चनर लेते हैं तो उसमें अक्सर औकात हमारे जो एथिक्स है ना वो प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो देखें, हम जब यूजुअली ग्रेजुएट में जब हम अपना बैचलर्स कर रहे होते हैं ना, हम यही करते हैं कि एक क्लास में जाओ, पूरी क्लास को बोलो, चाहे वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन हो या ना हो, हम उन्हें बोलेंगे आप ये फिल कर दें, थैंक यू। नाउ इज दैट करेक्ट? वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन ही नहीं थी। क्या आपकी रिसर्च स्टडी सही साबित हुई? नो। इनफैक्ट जब आप अपनी टारगेट पॉपुलेशन को ढूंढते हैं, वहाँ जाते हैं, तब आपकी रिसर्च सही है, तब आपकी रिसर्च अच्छी होगी, तब आपका डेटा सही होगा। अब हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स, अब आपको कैसे पता चलेगा? आप देखेंगे अक्सर पेपर्स में, रिसर्च पेपर्स में, इंटरव्यू और क्वेश्चनर का जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं या फिर वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, क्या क्या नहीं, अपनी रिसर्च मेथडोलॉजी जब बताते हैं चैप्टर नंबर 3 में, उसमें एक यूजुअली पैराग्राफ लिखा होता है कि एथिकल स्टैंडर्ड्स हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। ठीक है, अब वो इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में यूजुअली होता है कि इंटरव्यूअर जो है इंटरव्यूई को बता देगा कि ये मैं स्टडी किस चीज़ पे कर रहा हूँ, उसका नाम नहीं आएगा, उससे कोई एज सच क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ऐसी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होगी कि वो उसको अनकंफर्टेबल फील कराए। ठीक है, और इस तरह की चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करते हैं, लिखते हैं। दैट ऑल्सो शोज कि हाँ यार ये बंदा कंसर्न्ड है एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स उसके हाई हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं उसमें साइटेशंस होंगी, रेफरेंसेस प्रॉपरली होंगे। व्हाट डज दिस शो? दिस शोज हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स अप्लाइड। पिक्चर्स, कहीं से भी कोई भी डायग्राम ली हुई है, पिक्चर ली हुई है, उसकी साइटेशन हुई हुई है, उसकी सोर्स बताई हुई है, व्हाट इज दैट? हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स उस पेपर में अप्लाइड हुए हुए हैं, and that is actually a good research. The scope and limitations of the work to be clearly defined and frankly revealed. Okay, आपको होगा यार स्कोप तो ठीक है, हाँ मैं बता दूं कि मेरी स्टडी कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकती है, लेकिन लिमिटेशंस क्यों? अब लिमिटेशंस क्यों? देखो, अब मैं कहती हूँ कि ए, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ए पिल, सही है, पिल है, ये बी सी डी को क्योर कर देती है, सही है, लेकिन इनकी अलग से कंडीशनिंग थी। ठीक है, आपकी एज कंडीशनिंग हो सकती है, आपकी ब्लड प्रेशर कंडीशनिंग होती है अक्सर जगह पे, कोई प्रेग्नेंट है कि नहीं वो कंडीशन होती है। तो इनको अगर हम बताएं नहीं और हम सिर्फ कहते हैं कि ए पिल बी सी डी को क्योर करेगी,
हम स्कोप तो बता रहे हैं ना उसका, लेकिन हम उसकी लिमिटेशन नहीं बता रहे। हम उसको ये नहीं बता रहे कि यहाँ पे एक कंडीशनिंग भी है, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो वो ना ले, अगर किसी का हाई बीपी है तो वो ना ले, अगर किसी की एज ज़्यादा है तो वो ना ले ये पिल। हम ये नहीं बता रहे। हम ये भी नहीं बता रहे कि ये नुकसानदाह हो सकती है। तो डू यू थिंक इज दैट करेक्ट? क्या ये सही बात है? नहीं, ऑब्वियसली आप अपने दिमाग से बताएं कि नहीं यार ऐसा कैसे। एक पिल कंपनी है, उसको तो बताना ही चाहिए। उसी तरह जब आप रिसर्च करते हो, चाहे कोई भी रिसर्च हो, चाहे बिजनेस रिसर्च हो, किसी भी तरह की रिसर्च हो, आपको उसका स्कोप और लिमिटेशन बतानी है, ताकि जो अगला बंदा उस रिसर्च को यूज़ करके अपने डिसीजंस बनाएगा, उसको एग्जैक्टली आइडिया हो कि मैं कहाँ कहाँ इस स्टडी को, इस फाइंडिंग को यूज़ कर सकता हूँ और कहाँ कहाँ पे ये लिमिटेशन हमें देता है। ऑलराइट, all findings be presented clearly and all conclusions be justified by sufficient evidence. This is again mostly हमने ऊपर देखा, ये क्या है, फाइंडिंग्स हमारी यहाँ पे सही सही प्रेजेंटेड हों, बिल्कुल क्लियरली हमें दी जाएं, और जो कंक्लूजन्स हैं वो जस्टिफाइड हों एविडेंस से, प्रूफ से। प्रूफ, आपको हर चीज़ का प्रूफ यूजुअली देना होता है रिसर्च में। आप या तो उसको सेकेंडरी डेटा के साथ लिंक करते हो कि ये देखें, या फिर आप प्राइमरी डेटा के साथ लिंक करते हो। दिस लिंकिंग इज व्हाट यू आर गिविंग प्रूफ, यू आर गिविंग एविडेंस। सही है कि मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। ये देखो, ये चीज़ आई है तो ये चीज़ इस तरह से आई है, और ये चीज़ इस बंदे ने भी कही थी, इस बंदे ने भी कही थी। ठीक है, तो दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गिविंग अ प्रूफ। व्हेन देयर इज प्रूफ तो आपकी फाइंडिंग्स हम ज़्यादा मान सकते हैं, विच एक्चुअली मेक्स इट अ गुड रिसर्च। एंड देन एडिकेट एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकर्स नीड। मैंने क्या कहा कि आपके रिसर्च स्टडी डिसीजन मेकर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो डिसीजन मेकर्स के लिए आपके पास एडिकेट, प्रॉपर, सही सही एनालिसिस, सफिशिएंट एनालिसिस होना चाहिए, जिससे डिसीजन मेकर को एग्जैक्टली पता चल जाए कि वो क्या डिसीजन ले और क्या नहीं, और किस तरीके से काम होगा। Alright guys, so this is basically the criteria of a good research. I really hope you guys enjoyed this video. If you did, make sure to give this video a thumbs up and do share and subscribe and like. And comment below if there's anything else you guys want me to teach you. I'll see you guys in my next video. Bye guys.